हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए हम पूरा एक शॉट में पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। सिटी में चार्ज के बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। चार्ज क्या होता है, ठीक है, ये चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक एटम होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बना रखा है, ये पूरा एक एटम है। अब एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। अच्छा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जो ये प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसके अंदर होते हैं और इन पे जो हमेशा चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा, जो ये प्रोटॉन्स होते हैं, इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि एक एटम होता है, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब ये बात समझ में आई, पर ये जो अब हमें ये जो चार्ज होता है ये करता क्या है। चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एक पार्टिकल की, कि ये क्या करता है, फोर्स लगाता है दूसरे पार्टिकल पर। क्या करता है, फोर्स लगाता है। फोर्स लगाता है यानी कि उसके पास क्या हो रहा, वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है यानी कि वो वर्क कर रहा है, यानी कि उसके पास क्या है, एनर्जी है। पता है, समझ में आ रहा है, क्या है उसके पास, एनर्जी है। और जब उसके पास एनर्जी है तो उसके पास क्या है, चार्ज है। वो क्या हो गया, एनर्जी कहां से आई उसके पास, जब वो चार्ज है। जैसे आप खाना खाएंगे तो आपके पास क्या होगा, आप चार्ज रहेंगे, ठीक है। तो जब आपके पास चार्ज आ जाएगा, जब आपकी बॉडी चार्ज रहेगी तो आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। वैसे ही जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पार्टिकल पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो एक एटम होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नेट जो एटम होता है उसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। नेट चार्ज जो एटम पर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारा ये जो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, अब ये बात हमें समझ में आ गई कि ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि अगर हम एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो हम इसको एक चार्ज को इसके पास लेकर जाते हैं तो या तो ये इससे दूर जाता है या इसके पास आता है। तो हमने भाई अपने आप में ये डिसाइड कर लिया कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चार्ज 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं ये चार्ज, ठीक है। तो हमने बोला एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव, ठीक है। हमने क्या बोला, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट फिर से आते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं, दूसरे चार्ज पार्टिकल पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब ये जो चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, ये वो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, ये 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। प्रोटॉन इज सेड टू बी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जान है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जान है इलेक्ट्रॉन। और ये इतना छोटा पार्टिकल होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतना छोटा पार्टिकल होता है चार्ज देने के लिए। पूरे यूनिवर्स में एक चार्ज देने वाला सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो सोचिए स्टूडेंट्स कितना छोटा पार्टिकल है। तो सोचिए आपकी लाइफ में अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि हम सबसे कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे एग्जाम में हमें कुछ नहीं आ रहा है, तो सोचिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज देने की कैपेसिटी रखता है, और उस इलेक्ट्रॉन से ही
पूरी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। समझ में आ रहा है? तो आपकी जो लाइफ का एम है वो कोई छोटा एम नहीं है, आप कोई छोटे नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक जो चिड़िया होती है जब वो एक अपना नेस्ट बनाती है तो वो क्या करती है, एक छोटे छोटे तिनके लेकर वो इकट्ठे करती है। उसकी लाइफ का एम क्या है? अपना नेस्ट बनाना। और वो क्या करती है, एक प्रॉपर टाइम पे एक अच्छा नेस्ट तैयार कर लेती है, क्योंकि उसकी लाइफ का एम क्या है? उसकी लाइफ का एम है उस नेस्ट को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो सोचिए इलेक्ट्रॉन और वो चिड़िया दोनों ही कितने छोटे हैं, हम तो उनसे कितने ज्यादा बड़े हैं। तो क्या हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते? हमारे पास अभी भी टाइम है, तो हम अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए हैं वो भी अब हमारे साथ ये पढ़कर ये सब कुछ हम प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई एम होगा, अगर आपकी लाइफ एमफुल होगी तो हर घड़ी आपकी वंडरफुल होगी। गॉट इट? ठीक है, हर घड़ी वंडरफुल बनानी है। तो फिर से चलते हैं हम चार्ज पर। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज स्मॉलेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। और इसका जो चार्ज पार्टिकल है इस पे जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो ये चार्ज होते हैं हमने बोला ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। अगर दो पॉजिटिव चार्ज को हम एक साथ लेकर आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों डिफरेंट हैं। जब दोनों को लेकर आएंगे, दोनों आपस में आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपेल होते हैं। सेम चार्जेस रिपेल और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपेल करेंगे और दोनों पॉजिटिव हैं तो वो भी रिपेल करेंगे। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि जो चार्जेस होते हैं लाइक चार्ज होंगे वो रिपेल होंगे और अनलाइक चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हमने इसका डायग्राम से हमने इसको समझाया हुआ है। ये देखिए सेम चार्जेस हैं, ये भी सेम चार्जेस हैं, ये रिपेल कर रहे हैं यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ऐसे। और ये अपोजिट चार्ज है तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ज की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, और जो हमारा चार्ज है उसकी कुछ यूनिट होती है। ठीक है, ये इतना छोटा पार्टिकल होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतना ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है जो चार्ज देता है। पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा पार्टिकल है। तो एक साइंटिस्ट हुए कूलाम, उनके नाम पर हमने इसकी यूनिट रखी, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज विच इज फंडामेंटल चार्ज, और ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आपको फिजिक्स में आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी आपको यूनिट जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपको यूनिट नहीं पता है तो आपको मार्क्स उसमें पूरे नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं या कोई आप न्यूमेरिकल प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको यूनिट जरूर पता होनी चाहिए। तो चार्ज की यूनिट स्टूडेंट समझ में आ गया, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इससे छोटा चार्ज पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल व्हेन इट अलाउ चार्ज टू मूव। अब ये जो चार्ज है ये तो हमें समझ में आ गया, ये फोर्स लगाते हैं, पर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं ये बात नहीं समझ में आई। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चार्ज को क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। ठीक है भाई, जैसे हमें अपना कोई काम करना है तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आप मार्केट में सब्जियां लेने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप अपने घर से व्हीकल उठाएंगे और फिर जाएंगे, आप वर्क करेंगे। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तब आप जाएंगे तभी आप सब्जियां लेकर आ सकते हैं घर पर। ठीक है, वैसे ही चार्ज को फ्लो करना पड़ता है। तो चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, तो दो मटेरियल होते हैं हमारे पास, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। तो ये जो कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्टर करते हैं चार्ज को फ्लो। ठीक है, तो है इसमें कंडक्टर, इट इज अलाउड टू चार्ज पार्टिकल टू मूव इजीली। ठीक है, ये क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को इजीली मूव कराते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो हमेशा क्या होता है, जो फ्लो करने का जो
चलने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। प्रोटॉन्स क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रोटॉन्स बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और प्रोटॉन्स का जो मास होता है वह बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो हमेशा मूव करते हैं वो कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। तो हमेशा हमें याद रखना है जो फ्लो करते हैं वो कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब कंडक्टर क्या होता है? जो चार्ज पार्टिकल को इजीली फ्लो करते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है? जो चार्ज पार्टिकल को इजीली फ्लो नहीं करते हैं। तो फिर आप कहेंगे मैम क्या जरूरत आ गई इंसुलेटर की? भाई जब चार्ज पार्टिकल को फ्लो ही नहीं कर रहे हैं तो देखिए जरूरत आ गई। अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी और एक स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर हैं और आप तो छोटे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको तो अभी आपके पेरेंट्स बाइक या कुछ नहीं दिलाएंगे, लेकिन आपका बड़ा भाई है या आपके फादर को कोई बाइक लेनी है, तो आप उसके लिए एक इमेजिन थॉट प्रोसेस बना सकते हैं कि नहीं डैडी बाइक का कलर ऐसा होना चाहिए, बाइक ये होनी चाहिए, बाइक की सीट इतनी अच्छी होनी चाहिए, है ना, कुछ ऐसा, उसका टायर ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ ग्लैमरस होना चाहिए, ये वो बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो आप अपने डैडी के साथ गए बाइक लेने, वहां पर सेल्समैन ने आपको बाइक के बारे में बताया और आपने उस बाइक को अच्छे से देख लिया। अब आपने क्या किया? अब आप उस बाइक को देख लिया, सेल्समैन ने कहा टेस्ट करके देख लीजिए, टेस्ट ड्राइव ले ली। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आप जब टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले उससे क्या कहेंगे? इसकी ब्रेक सही है या नहीं है, ठीक है, इसका इंजन है या सही नहीं है। देखिए कलर बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब आप चलते हैं, उस पर बैठते हैं, तब सबसे पहले दो ही चीज दिमाग में आती है, एक तो इंजन सही से काम करेगा या नहीं, दूसरा उसमें ब्रेक लगेगा या नहीं, ठीक है। दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ कार या बाइक आपकी चलती रहे ये इंपॉर्टेंट है या उसमें ब्रेक लग जाए ये इंपॉर्टेंट है? तो दोनों ही चीज आप कहेंगे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेक नहीं लगेगा तो इंजरी हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और चलेगा नहीं तो आप चल ही नहीं सकते, तो फिर वो क्या यूज किया आपके, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टर पर हम आते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर बाइक के इंजन की तरह होता है। ये क्या करता है? ये बाइक के इंजन को चलाने का काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है कौन? कंडक्टर, ठीक है। और इंसुलेटर क्या करता है? एक ब्रेक की तरह काम करता है। जब भी हमें क्या चाहिए, हमें अब अपनी बाइक को रोकना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे तो हमारी जो बाइक है वो रुक जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं, समझ में आया? कंडक्टर क्या है? बाइक का इंजन। इंसुलेटर क्या है? बाइक का ब्रेक। समझ में आ गया? तो कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहे हैं। अब जैसे ही कंडक्टर में यहां पर मान लीजिए कोई कंडक्टर वायर है हमारा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही ये वायर होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो क्या होगा? हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और हम क्या करते हैं? देखिए आप लोगों ने स्ट्रीट पे देखा होगा, इस तरह से एक पोल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ये पोल्स बने हुए होते हैं और यहां से एक वायर जा रहा होता है, ठीक है, ये वायर होता है, इसके अंदर एक कॉपर का पतला वायर होता है। और यहां पर आपने देखा हो तो यहां पर एक ब्लैक कलर की एक डिब्बी जैसी लगी हुई होती है। तो होता क्या है, यहां पर ये जो कॉपर का पतला वायर है और ये मोटा ब्लैक कलर का वायर होता है, ये वाला, ठीक है, और ये पतला वायर होता है। तो ये जो मोटा ब्लैक कलर का वायर होता है ना, ये रबर का बना हुआ होता है ना, ये प्लास्टिक का या रबर का बना होता है। और ये जो कॉपर का वायर होता है ये कॉपर का ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो कॉपर का जो वायर होता है दैट इज कंडक्टर। इसके अंदर ना करंट फ्लो होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। और जो ये रबर है ये क्या है? इंसुलेटर। इस पकड़ को, इसको अगर हम वायर को ऐसे पकड़ भी लेते हैं ना तो हमें करंट नहीं आती है, करंट नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा होता है। अब यहां से पावर हाउस से हमारे पास, यहां पर कहीं से पावर हाउस से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये इस पोल पर आई, यहां पर ये पूरा वायर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो होना शुरू हो गए वो यहां तक पहुंच गए। अब हम चाहते हैं इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना हो, तो हम क्या करेंगे? इंसुलेटर लगा देंगे। इंसुलेटर क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फ्लो करना बंद कर देगा। जैसे एक टाउन से दूसरे विलेज तक, एक विलेज से दूसरे विलेज तक हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो हम क्या करेंगे?
यहां से यहां तक ऐसे वायर पोल्स लगाते जाएंगे, वायर लगाते जाएंगे, और जहां पर नहीं पहुंचानी वहां पर हम क्या कर देंगे, इंसुलेटर लगा देंगे, और ये इंसुलेटर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देंगे। तो समझ में आ गया, ये कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करते हैं। तो कंडक्टर्स कौन से मटेरियल हो गए, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो मटेरियल्स होते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। और इंसुलेटर्स क्या हो गए, इंसुलेटर्स हो गए प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ड्राई वुड जो होता है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, चार्ज का मास कितना होता है, चार्ज के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, और मटेरियल कौन सा होता है, चार्ज को फ्लो करने के लिए कौन सा मटेरियल होता है, कंडक्टर। जब भी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो किस में हो रहे हैं, ये हमें समझ में आ गया, कंडक्टर्स में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम मिड से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको मिड से स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पढ़ने के बाद आपको ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ईजी लगने लग जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए फील्ड ना एक फोर्स होता है, फील्ड भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है। अब ये फोर्स कैसा होता है, देखिए फोर्स भी ना दो तरह के होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जो ये कांटेक्ट फोर्स होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, जैसे कि हमारा एक ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन है तो वो क्या करती है, कांटेक्ट फोर्स है ना, इंजन आगे है, उसके पीछे दूसरे और डिब्बे हैं लगे हुए हैं, वो कांटेक्ट फोर्स से आगे जा रही है, ठीक है। एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे ये पेन है, इसको अगर मैं ऐसे नीचे गिराऊं तो ये नीचे गिर जाएगा, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगाया मैंने, इस पे कोई कांटेक्ट फोर्स लगाया नहीं ना। तो ये जो फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये हमारे नेचर में होता है, ठीक है। जैसे कि एक स्टोरी मैं आपको इसके लिए सुनाती हूं कि स्पाइडर है, ठीक है। स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर एक सोर्स है, ठीक है। ये एक स्पाइडर है। स्पाइडर ने क्या किया, स्पाइडर ने एक बहुत फाइन वेब बनाई, ठीक है, एक बहुत फाइन वेब बनाई। अब यहां पर एक इंसेक्ट है, ठीक है, ये इंसेक्ट है, ये स्पाइडर है। सोर्स कौन है जिसने वेब बनाई, स्पाइडर, ये रहा, ये स्पाइडर, इसने एक फाइन वेब बनाई, ये सोर्स है, और ये क्या है, ये है इंसेक्ट। अब इंसेक्ट को ये जो फाइन वेब जो बनाता है ना, वो दिखती नहीं है, ठीक है। जब वो दिखाई नहीं देती है उसको, तो वो क्या करती है, वो स्पाइडर के साथ वो जो वेब होती है वो उसमें रोल होके वो उसके साथ या तो अंदर आ जाएगा या फिर वो उसको बाहर धकेल देगा, ठीक है। क्या करेगा, या तो वो स्पाइडर के साथ जो वो वेब जो बनाई है, सोर्स जो बनाया है, वो उसके साथ उसके अंदर आ जाएगा। स्पाइडर कहेगा या तो इसको अंदर ले आओ या फिर इसको बाहर धकेल दो, दो ही चीज होगी। अगर वो अंदर आ जाएगा तो स्पाइडर इसको खा जाएगा, ठीक है, और बाहर धकेल दो तो वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो फाइन वेब कौन बना रहा है, ये सोर्स बना रहा है, ठीक है। और ये जो वेब बनी है ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रही है, वेब लगा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। इसमें जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते हैं, ठीक है। तो a particle can apply field force due to its property of mass and electric charge. Force due to mass is called gravitational force. एक फोर्स होता है ग्रेविटी, मास के कारण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी का फोर्स कहते हैं। और एक फोर्स जो होता है चार्ज के कारण होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो दोनों फोर्स होते हैं विदाउट मेकिंग कॉन्टेक्ट, और ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, दोनों में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है, दोनों के दोनों विदाउट कॉन्टेक्ट होते हैं। फोर्स विच इज अप्लाई फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट मेकिंग कॉन्टेक्ट इज नोन एज फील्ड फोर्स। अब फील्ड फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसा फोर्स जो विदाउट मेकिंग कॉन्टेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फील्ड फोर्स कहते हैं। बच्चों ये समझ में आ रहा है ना, फील्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है फील्ड फोर्स। अब ये जो फील्ड फोर्स होता है इसको हम क्या करते हैं, फील्ड की लाइन से दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक फील्ड फोर्स है, यहां पर है,
ठीक है, इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, यहाँ पर एक मेरे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये नेगेटिव, ठीक है, तो इसको मैं कैसे बताऊंगी, ये जो फील्ड फोर्स है, यानी कि इसके अंदर ये जो लाइंस है, ये इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। The region of influence around the charge is called the region of electric field. Interaction of electric field between two charged particle. अब देखिए ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इस तरह से होती हैं, ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो फील्ड लाइंस है ये किस तरह से होंगी, ऐसे पॉजिटिव से निकलती हुई नेगेटिव की तरफ जाती हैं। कैसी होती है ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, ये किस तरह से होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स विथ फोर्स देयर इज मोशन ऑफ चार्ज, दिस मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और ये जो फील्ड फोर्स लाइन होती है इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। और यहां पर क्या होता है, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराती हैं और इसी से क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिसको हर किसी को कन्फ्यूजन होगा पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक आपने एक खिलौना, एक टॉय देखा होगा, ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ और उसके अंदर एक इस तरह से एक ब्लेड होती है, ठीक है, ये, ठीक है। अब क्या होता है, ये सबने खेला होगा, ये वाला खिलौना, ये वाला जो टॉय है ये सबने खेला होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो इसको अगर मैं प्रेस करूं, इस बुलेट को मैं इधर लेकर आऊं तो ये इसने यहां पर, इस पॉइंट को मैंने बोला बी, ठीक है, तो इस पॉइंट को जब मैं यहां से यहां पर जब मैं देखती हूं, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस टाइम क्या है, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का मतलब है आपने कितना वर्क किया, फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि आपने कितना वर्क किया, ठीक है, वो कहलाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जब मैं इस बुलेट को प्रेस करके यहां तक लेकर जाती हूं तो मैं बोलती हूं इसने कितना वर्क किया, मैंने बोला इसने 100 जूल वर्क किया। कितना जूल वर्क किया, 100 जूल वर्क किया। और मैं इसको इसके पीछे और अगर और प्रेस करके यहां तक लाती हूं, ये पॉइंट है ए, ठीक है, और मैं इस पे कहती हूं अब इसने कितना वर्क किया, इसने 100 जूल वर्क किया। कितना वर्क किया, 100 जूल वर्क किया, ठीक है। क्या वर्क क्या हो गया, फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही क्या कहलाता है, हमारा वर्क कहलाता है। इतना वर्क हमने किया। तो अब यहां पर जब मैं बुलेट को यहां लेकर थी, इस टाइम उसकी एनर्जी कितनी थी, 0 थी। लेकिन जैसे ही मैं बुलेट को पीछे लेके गई तो यहां पर इसने कितना वर्क किया, 100 जूल वर्क किया। और यहां पर लेकर आई तो इसने कितना वर्क किया, 200 जूल वर्क किया। अब मैं बुलेट को लेकर ही नहीं गई, ठीक है, बुलेट अपनी ही जगह पर है, तो मैं क्या कहूंगी कि मैं ये कहूंगी कि यहां पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो मैं कहूंगी 100 वोल्ट। क्या कहूंगी कि बी का पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट, और ए का पोटेंशियल कितना है, 200 वोल्ट। समझ में आया? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे चार्ज पार्टिकल तक ले जाना, एक पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो क्या कहलाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि उसको जितना काम करना पड़ा वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं इस बुलेट को यहां लेकर ही नहीं जाती हूं तो मैं क्या कहूंगी, इसके पास कितना पोटेंशियल है, 100 वोल्ट, और इसके पास कितना पोटेंशियल है, 200 वोल्ट। और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या, अब मैं क्या कहूंगी, अगर ये बुलेट यहां से जाती है, ठीक है, तो पहले वो यहां पर 200 वोल्ट है, फिर यहां पर वो 100 वोल्ट है, ठीक है।
तो मैं क्या कहूंगी, जब मैं इस बुलेट को यहां से छोड़ती हूं, ट्रिगर को लॉक कर दिया था पहले, यहां पर एक बार ट्रिगर को लॉक कर देते तो ये 100 जूल है, ट्रिगर को लॉक करा 200 जूल है। अब मैं जैसे ही ट्रिगर को ऑन कर देती हूं, जैसे ही मैं ट्रिगर को ऑन करती हूं तो क्या होगा, पहले ये कहां से कहां जाएगा, 200 से 100 जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल जो होता है वो कैसे जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। कैसे जाता है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी बुलेट को तो ये क्या करेगा, 200 से किस पे जाएगा, 100 पे जाएगा। तो पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो ये बात समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, 200 माइनस 100, ये क्या कहलाएगा, 100 वोल्ट, ये कहलाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में और पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी कि इसको मैं बोल देती हूँ VB और इसको मैंने बोल दिया VA, तो मैं क्या बोलूंगी, VA माइनस VB, 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100 वोल्ट, और ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अब देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चार्ज को लेकर आती हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज को, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक प्लस पॉजिटिव चार्ज को लेकर आती हूं और इस पे फोर्स लगाती हूं। इस पे मैंने फोर्स लगाया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, लेकिन मैंने इस पे और फोर्स लगाया और फोर्स लगाया और फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये इस पे फोर्स लगाया, जैसे जैसे मैं फोर्स लगाती हूं तो ये क्या करता है, एक दूसरे को रिपल करता जाता है, ठीक है, इसको रिपल करता जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि फोर्स लगाने पर, यानी कि ये देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरह से, यहां पर मैंने जो फोर्स लगाया ये F इज इक्वल्स टू QE, ये हमारा फोर्स होता है, F इज इक्वल्स टू QE, ठीक है। तो इस पे मेरे को वर्क करना पड़ा, ठीक है, यानी कि Q चार्ज को कितना वर्क करना पड़ा, W, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर मैं एक दूसरा चार्ज लेकर आती हूं, ये पॉजिटिव चार्ज को मैं लेके आती हूं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगी तो मुझे इस पर क्या करना पड़ रहा है, इस पे वर्क करना पड़ रहा है। और चार्ज जो है इसको हम किससे लिखेंगे, Q से लिखेंगे, किससे डिनोट करेंगे, Q से, यानी कि Q चार्ज पर कितना वर्क करना पड़ रहा है मुझे, W, यानी कि मेरे को इस पर फोर्स लगा रही हूं यहां पर, तो ये एक दूसरे को रिपल कर रहा है, तो Q चार्ज पर मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, W वर्क करना पड़ता है। यानी तो अगर मैं 1 चार्ज को लेकर जाऊंगी तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, W अपॉन Q, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA माइनस, इसको दूसरी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा VB है और ये पॉइंट VA है, तो कैसे वर्क करेगा, VA माइनस VB, क्योंकि पोटेंशियल कैसा होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB, या फिर हम इसको लिख सकते हैं VAB, ठीक है। तो वोल्ट पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, W अपॉन Q, ये समझ में आया कैसे, जितना वर्क हमें करना पड़ा, जितना चार्ज को फोर्स लगाने पर, चार्ज को भेजने पर हमें जितना वर्क करना पड़ा वो क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल कहलाता है। तो ये क्या हो गया, वोल्ट, वोल्ट, और इसकी हमने यूनिट लिख दी, देखिए पोटेंशियल की यूनिट हो गई वोल्ट, और इसको हमने लिख दिया जूल अपॉन कूलाम। Q जो चार्ज होता है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और वर्क की यूनिट होती है जूल, तो जूल अपॉन कूलाम क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये कहलाता है हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रिक करंट बनती कैसे है, ये कैसे फ्लो होती है, इसकी क्या डायरेक्शन होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमको ये पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब एक कोई ये हमारा कोई कंडक्टर वायर हमने ये ले लिया है, ये हमारा कोई कंडक्टर वायर है, ठीक है। तो जब ये कोई कंडक्टर वायर है तो ठीक है, ये कंडक्टर वायर हमारा है, ठीक है। करंट हमारी कैसे फ्लो होती है, हमने देखा चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। कैसे फ्लो होते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि ये कंडक्टर वायर, ये यहाँ पर कंडक्टर वायर है, इसके बीच में क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर। और फिर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब ये तो बात आई एक मेटल वायर की, जब एक मेटल है तो मेटल में तो हमेशा क्या होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के पास क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर हम कोई आयंस की बात करें, केमिस्ट्री में आप लोग आयंस पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह अगर आप आयंस की बात करें तो उसमें तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि HCl, ठीक है। HCl की अगर हम बात करते हैं तो H के पास क्या है, प्लस भी है, और Cl के पास माइनस भी है। तो क्या इसमें करंट फ्लो नहीं होती, या करंट सिर्फ नेगेटिव से ही फ्लो होती है, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि दोनों चीज से करंट फ्लो होती है कि सिर्फ नेगेटिव से करंट फ्लो होती है। तो करंट दोनों से ही फ्लो होती है, यानी कि पॉजिटिव से भी फ्लो होती है और नेगेटिव से भी फ्लो होती है। अगर हम टोटल करंट देखें इसके अंदर, अगर हम HCl की बात करते हैं, H प्लस है और Cl माइनस है, तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर टोटल करंट कितनी है, I1 प्लस I2, तो ये हमारी कितनी करंट हो गई, टोटल करंट हो गई। लेकिन मेटल की अगर हम बात करते हैं, मेटल में तो सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और करंट कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करती है, फिर हमने बोला इसका हमने एक अपोजिट रूल बना लिया, क्या कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हमेशा करंट फ्लो करती है। तो इसका हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्शन को समझिए, इसको हमें ना रटना नहीं है, इसको हमें समझना है। कैसे, देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये एक कंडक्टर वायर लिया और इसके अंदर एटम है, ठीक है, ये एटम्स हैं, ठीक है। और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब देखिए एटम क्या होता है, एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए एटम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो देखिए एटम का हमेशा नेट चार्ज क्या है, 0 है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एटम के पास क्या है, 0 चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचता है, इसके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके पास ये 0 है इस टाइम, तो ये इसको अपनी तरफ खींचता है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर चला जाता है तो इसके पास क्या बच जाता है, एक पॉजिटिव बच जाता है। फिर से क्या होता है, फिर से ये एक एटम 2 3 4 5, अब क्या होता है, ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर एक और इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ फिर से खींचता है, इसके बाद पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव मिलके ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं इसके पास से, ठीक है। तो यहाँ से जब इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यहाँ से आ जाता है इसके पास, तो क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव था और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है, और यहाँ पर क्या बच जाता है, फिर से पॉजिटिव बच जाता है। फिर यहाँ हम एक और देखते हैं, फिर से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, ये इस तरह से। अब क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये खींचता है, ठीक है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पे चला जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल, ठीक है। इसी तरह से फिर ये आगे जाता है, इसी तरह से आगे भी होता है, और यहाँ पर से फिर ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, ये 0 हो जाता है और यहाँ पर क्या बच जाता है, पॉजिटिव। फिर से
यहाँ पर जाता है और यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से यहाँ पर इधर जाता है और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब देखिए चल कौन रहा है, यहाँ पर देखिए हमें क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है, करंट चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन चल कौन रहा था, इलेक्ट्रॉन। कैसे चल रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा था, यहाँ से यहाँ जंप कर रहा था, यहाँ से यहाँ जंप कर रहा था, और हमें लग कैसा रहा है कि पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन हमें समझ में आई और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमें समझ में आ गई कि चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन चलता है, पॉजिटिव नहीं चलता। लेकिन हमें चलता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव भी हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक थंब रूल बन गया और हमें इसको बिल्कुल याद रख लेना है, क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी तब हम इसको बार बार यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, करंट की स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक ना हम क्या करते हैं, एक दीवार जैसी जो होती है ना, हम दीवार ले लेते हैं इस तरह से, और एक दीवार में ना एक छेद कर देते हैं, इस तरह से कोई होल कर देते हैं। ठीक है, अब इस दीवार में से जब आप एक होल कर देंगे, एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। होल जितना ज़्यादा बड़ा होगा और आपको वो दीवार कूदनी है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से कूदने की कोशिश करेंगे, उस होल में से निकल जाएंगे। जितना ज़्यादा बड़ा होल होगा उतने ज़्यादा जल्दी निकल पाएंगे, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, सेम हमारी क्या होती है, करंट होती है। ठीक है, इस वैसे ही हमारी करंट वर्क करती है। करंट कैसे वर्क करती है, इसमें जितने ज्यादा चार्ज, इसमें मान लीजिए Q चार्ज हैं और ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, इसका जो होल है इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हमारा क्रॉस सेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज इसमें से इस दीवार में से, इस एरिया में से जितने नंबर ऑफ चार्ज निकलते हैं जितने टाइम में, वो क्या कहलाता है, उसकी करंट कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी करंट कहलाती है। जितने चार्ज जितने टाइम में, पहले मान लीजिए 1 सेकंड में Q इलेक्ट्रॉन्स चार्ज जा रहे थे, लेकिन फिर 2Q 3Q NQ, यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जाते जा रहे हैं। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए या फिर नंबर ऑफ चार्ज हमने बढ़ा दिया, यानी कि कितने टाइम पर Q चार्ज पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बोलते हैं करंट की। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एट एनी क्रॉस सेक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम, यानी कि डेल Q, यानी कि Q चार्ज T टाइम में पास हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी करंट। और करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो होना। ठीक है, यही बार बार हम समझ रहे हैं, चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो चार्ज Q चार्ज T टाइम में जा रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी करंट की स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो आपको ये एग्जाम्पल से याद रखना है, ये जो दीवार वाला मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया है, दीवार में अगर हम होल कर देते हैं और उसमें से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज पास करते हैं, और नंबर ऑफ चार्ज जब पास होंगे तो कुछ टाइम भी लगेगा उसका, तो हम कह रहे हैं T टाइम में नंबर ऑफ चार्ज पास हो रहे हैं। तो जितने चार्ज पास हो रहे हैं और चार्ज का फ्लो होना, ठीक है, चार्ज का मोशन में आना ही क्या कहलाता है, हमारी करंट कहलाती है। तो ये कहलाता है हमारा फॉर्मूला हो गया हमारा I इज इक्वल्स टू डेल Q अपॉन T। तो जो हमारा इसकी यूनिट जो होती है, करंट की जो यूनिट होती है, ये होती है हमारी एम्पियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड। देखिए चार्ज I इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा Q अपॉन T, और Q को हम लिखते हैं कूलाम और टाइम को हम लिखते हैं ऐसा यूनिट हमारी सेकंड। लेकिन कूलाम पर सेकंड बार बार बोलना टफ होता है, तो इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट थे, एक जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया, उन्हीं के साइंटिस्ट के नेम पर हमने इनका नाम रख दिया, इस यूनिट का नाम रख दिया, और इसका नाम रख दिया हमने एम्पियर। अब
ये जो एम्पियर है, हमको जो जब हम इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है कि कैपिटल में नेम लिखना चाहिए, लेकिन फिजिक्स में हमने ये रूल हटा दिया। फिजिक्स में जब भी हम कोई साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। और जब भी हम कोई सिंबल लिखेंगे, यानी कि एम्पियर को हम सिंबल में लिखेंगे ए, तो हम उसको कैपिटल में लिखेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, तो इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। अब देखिए कुछ सिंबल हैं आपके, ये आपसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट अभी आगे पढ़ेंगे तब उसमें हम ये यूज करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक सेल, सेल क्या होता है, इसका एक चार्ज, इसका एक साइड बड़ा होता है और एक टर्मिनल छोटा होता है। एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक टर्मिनल छोटा होता है, और जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव से शो करते हैं, ये देखिए हमने करा हुआ है, और जो छोटा वाला टर्मिनल है उसको नेगेटिव से शो करते हैं। और सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि एक से ज्यादा जब सेल लगे हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बैटरी। क्या कहते हैं बच्चों, बैटरी कहते हैं। तो देखिए एक से ज्यादा सेल लगे हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है, ठीक है। प्लग की और स्विच ओपन और क्लोज, ओपन का क्या मतलब है कि हमारा जो स्विच है वो अभी बंद है, यानी कि जो आप अपना घर में जो यूज करते हो स्विच, वही स्विच की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जब हमें फैन चालू करना होता है तो हम उसको ऑन कर देते हैं और ऑफ कर देते हैं। तो ऑन जब करते हैं तो उसमें हम ना इस तरह से की लगा देते हैं, ये एक डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये हमारा जो स्विच है ये क्लोज हो गया है। क्लोज का मतलब सर्किट चालू हो गया, यानी कि फैन ऑन हो गया। और जब हमारा प्लग की स्विच ऑफ है, यानी कि इसमें से ये की जो है, ये जो डॉट है, हम इसमें से हटा लेते हैं। तो ये इस तरह के कुछ सिंबल हैं। जैसे ये वायर जॉइंट फंक्शन है, वायर को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये गैल्वेनोमीटर है, ये है विदाउट जॉइनिंग वायर, वायर को इस तरह से विदाउट वायर के ज्वाइन किया जाता है इस तरह से। हीटर का जो सिंबल है ये इस तरह से हीटर, ये बल्ब, बल्ब को आप ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। ये है रेजिस्टेंस, ये जो होता है रेजिस्टेंस, ये क्या करता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, करंट को अपोज करने का काम करता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और ये है टैपिंग की, ये एक तरह की की होती है, इसको ऑन ऑफ करते हैं। तो ये लैब्स में आपको देखने को मिलेगी जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। तो ये कुछ सिंबल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, इससे आपका क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब है, अच्छा कुछ सिंबल और हैं, जैसे कि अमीटर और वोल्ट मीटर। अच्छा ये है एक रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट। रिहोस्टेट रेजिस्टेंस क्या होता है, इससे हम ना रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि जैसे एक टैब होता है ना, जैसे पानी को कम ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, टैब को, वॉल को कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, वैसे ही करंट को कम या ज्यादा करने के लिए हमें ये वेरिएबल रेजिस्टर या रिहोस्टेट रेजिस्टर यूज किया जाता है। अब एक होता है अमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था एक ओपन स्विच क्लोज स्विच इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से ये अमीटर और वोल्ट मीटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करने के लिए काम किया जाता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज ड्रॉप मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए काम किया जाता है। अमीटर क्या होता है, सीरीज में लगा हुआ होता है हमेशा। अब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी हम पढ़ेंगे, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली लगा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे, तब आपको समझ में आ जाएगा सीरीज और पैरेलल में क्या बोल रही हूँ। तो ये अमीटर होता है करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। अब है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए करंट जो फ्लो होती है वो एक साइकिल की तरह फ्लो होती है। कैसे फ्लो होती है, जैसे कि आप एक साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। तो साइकिल को अगर आप, साइकिल की जो चेन है ना, अगर वो बीच में से टूट जाए, अगर वो ब्रेक हो जाए, तो क्या आपकी साइकिल चल पाएगी,
नहीं चल पाएगी। तो साइकिल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो उसमें वो जो चेन लगी हुई है वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही चार्जेस को फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होंगे, चार्ज होंगे, और चार्ज क्या होने चाहिए, फ्लो होने चाहिए। अब वो जो सर्किट है वो किसका होना चाहिए, कंडक्टर का होना चाहिए, यानी कि मेटल वायर का होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो दो चीज हमारी एक इंपॉर्टेंट हो गई, क्या दो चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि एक तो मेटल होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, है ना। दूसरा ब्रेक नहीं होना चाहिए वो, है ना, या इसको हम लिख सकते हैं क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सर्किट यहां से शुरू किया और यहां पर आके खत्म कर दिया, ठीक है। इसके अंदर एक मेटल का वायर है, ये अंदर एक ऐसे मेटल का वायर जा रहा है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं। अब ये जो पाथ है ये कैसा है, ये अभी पूरा क्लोज पाथ नहीं है, ठीक है, क्लोज पाथ नहीं है। तो सबसे पहले सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा टूटा हुआ पाथ नहीं चाहिए। जैसे साइकिल की चेन अगर टूट जाएगी तो साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर होते हैं, मेटल वायर के अंदर, इस कंडक्टर वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये फ्लो करते हैं। जब ये फ्लो करते हैं तो इनको एक पूरा पाथ चाहिए होता है। तो ये पाथ कैसा होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। पाथ शुड बी क्लोज, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये इस तरह से, ठीक है। पाथ कैसा होना चाहिए, इस तरह से क्लोज होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, मेटल का वायर तो है ही, ये इस तरह से, इसमें मेटल वायर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, पाथ क्लोज भी हो गया, लेकिन इसको चलाने के लिए, है ना, चार्जेस को चलाने के लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हमारी स्टीयरिंग होती है, कार की स्टीयरिंग हमने देखी है, उसको हम ऐसे मूव करते हैं जैसे ही, तो हमारी कार चलती है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं वैसे ही मान लीजिए ये एक स्टीयरिंग है। ये किसकी स्टीयरिंग है, ये एक पूरे चार्ज की स्टीयरिंग है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो क्या है, हम इसको फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक सर्किट बन जाएगा, ये एक सर्किट बन जाएगा। और चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो हम, ये एक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब इस पूरी चैन को चलाने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है और इस चार्ज को मोशन में लाना पड़ता है। चार्ज तो है इसके अंदर, पर चलाएं कैसे, तो उसको चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए, मोशन में लाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स है जो चार्ज को चलाने का काम करता है, लेकिन इसके सोर्स ना अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, इसका सोर्स हो सकता है बैटरी, इसका सोर्स हो सकता है सेल, जैसे कि हमारा मोबाइल है उसको हम चार्ज, कुछ होते हैं जिनको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, कुछ सेल होते हैं जिनको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे घड़ी में जो सेल लगा हुआ होता है उसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो फोन है उसमें जो बैटरी लगी होती है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, इसके सोर्स हो सकते हैं सेल, और एक सोर्स हो सकता है पहला ये, और दूसरा क्या हो सकता है, बैटरी, ठीक है। तो एक हो सकता है सेल और दूसरी हो सकती है बैटरी। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या पिक्चर होता है कि यहाँ पर एक सेल लगा हुआ होता है, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मान लीजिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से जाते हैं, सॉरी, जो हमारी करंट है वो यहाँ से जाती है और फिर यहाँ पर जाके खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
क्या होता है, यहाँ बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। जो हमारी करंट है वो यहाँ से फ्लो होती है और यहाँ जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करती है, केमिकल रिएक्शन करती है। ये जो केमिकल रिएक्शन करती है, सेल जो होता है फिर हमारा चार्ज होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा लगा हुआ है कोई फैन, ठीक है, यहाँ पे हमारा फैन लगा है, तो यहाँ से ये करंट आएगी और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस फैन को चला देगी। यहाँ पर मान लीजिए हमारा लगा हुआ है कोई ट्यूबलाइट, तो यहाँ पर ये ट्यूबलाइट लग जाएगी, फिर ये करंट आएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी और फिर यहाँ पर हमारी ट्यूबलाइट चल जाएगी, फिर ये यहाँ पर जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद, इस टर्मिनल के बाद फिर ये इसके अंदर जाएगी, यहाँ पर होगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में फिर वो क्या करेगी, चार्ज होगी, वो केमिकल रिएक्शन करेगी, केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, फिर से हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है ऐसे फ्लो करेगी, यहाँ से ये जो चार्ज है हमारे आएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर से फैन चलेगा, फिर से ट्यूबलाइट चलेगी। इस तरह से पूरा जो सिस्टम है हमारा चलता है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके लिए हमारे एसेंशियल पॉइंट क्या है कि पाथ हमारा जो होना चाहिए वो क्लोज पाथ होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको क्लोज पाथ ना करके इसको ऐसा कर देती हूँ, यहाँ से ये हटा दिया मैंने, ठीक है, ये अब क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे फ्लो हो रहे थे, यहाँ पर बैटरी लगी हुई थी, अब यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे यहाँ पर, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जा ही नहीं पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पीछे के इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, क्योंकि जो हमारा पूरा सर्किट है उसमें एटम होते हैं, और एटम में क्या होता है, पूरे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं वो पूरा एटम का चार्ज क्या होता है, नेट जीरो होता है। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो ये क्या बनता है, पॉजिटिव बन जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ये इतना ताकतवर होता है कि फिर से इसको अपने पास खींच लेता है, फिर से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो एटम है, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर इधर साइड जा ही नहीं पाएंगे। जब यहाँ पर जाएंगे ही नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है फैन, यहाँ पर लगी हुई है ट्यूबलाइट, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ही नहीं और करंट हमारी फ्लो होगी नहीं, तो हमारा काम नहीं होगा। हम स्विच ऑफ कर देते हैं, हमें फैन नहीं चलाना है तो हम क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, फैन बंद हो जाता है, ट्यूबलाइट बंद हो जाती है। क्यों, सर्किट कैसा होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही सर्किट को कंप्लीट कर दिया, जैसे ही सर्किट को मैंने यहां पर से फिर से कंप्लीट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स पूरा मूव करने लगेंगे, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी और चार्ज हमारे फ्लो करने लगेंगे, हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारा जो सिस्टम है पूरा फिर से रन करने लगेगा। तो ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ, इसी में वही लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, एक सबसे पहले क्लोज कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स क्या 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 हो सकता है, सेल हो सकता है और बैटरी हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, वो फोर्स है जो पूरे इलेक्ट्रॉन की चेन को चलाता है। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन की चेन को चलाने का जो काम करता है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स खुद नहीं चलाता, उसके कुछ सोर्स होते हैं, जैसे सेल और बैटरी उसके सोर्स होते हैं। तो सेल और अ बैटरी एंड अ डिवाइस और एलिमेंट और लोड यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ये सर्किट बना रखा है। इस सर्किट में हमने क्या लगाया, सबसे पहले हमने लगाया है एक सेल। ठीक है, एक हमने सेल लगा रखा है। उसके बाद देखिए हमने सीरीज में यहाँ पर हमने क्या लगाया है, अमीटर, और अमीटर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लगाया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर देखिए इसके पैरेलल में लगाया हुआ है। सीरीज का क्या मतलब है, सीरीज का मतलब है अगर ऐसे हमारा एक अमीटर लगा हुआ है, ये हमारा अमीटर है, तो इसी के साथ एक ही वायर को इस तरह से स्ट्रेट जोड़ दें, उसी वायर के साथ लगातार एक के बाद दूसरा कोई इक्विपमेंट कनेक्ट होता जाता है, उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया और एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है एक लोड। क्या कहलाता है, लोड कहलाता है। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है, इसके अंदर सोर्स इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया जाता है, जिसका सोर्स क्या होता है, बैटरी होती है और सेल होता है। इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि इसके अंदर एक वोल्टेज लगाते हैं, सेल लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से लगेगा, जब इसके अंदर हम कोई सेल लगाएंगे।
ठीक है। अब देखिए ओपन एंड क्लोज सर्किट, अभी मैंने आपको बताया ओपन और क्लोज कब होगा। देखिए आपने पूरा एक सर्किट बना लीजिए क्लोज, ठीक है। हमने बोला ओपन सर्किट, ओपन सर्किट यानी कि ये जो सिस्टम है यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इसके अंदर कोई की नहीं लगी हुई, यानी कि सर्किट आपका ब्रेक हो गया। यहाँ पर ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। अब करंट की डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, सेल या बैटरी। तो देखिए यहाँ पर हमने लगा रखी है बैटरी, क्योंकि एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सेल में एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा जब सेल कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने लगा रखी है बैटरी, और करंट कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि ये ओपन सर्किट है इसलिए इसमें बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नोन एज ओपन सर्किट, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। अब बात करते हैं क्लोज सर्किट की। जब क्लोज सर्किट होता है तो क्या होता है, ये की लग जाती है, जैसे ही की लग जाएगी सर्किट हो गया क्लोज। जैसे ही हम फैन ऑन करेंगे या हमारा बल्ब का स्विच ऑन करेंगे, बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन हमने इस तरह से लगा दिया, और देखिए ये जो बल्ब है ये क्लोज हो गया, ये बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये सर्किट कैसा है, क्लोज सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की। अब देखिए ओपन एंड क्लोज सर्किट में हमारा इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये मैं आपको समझा चुकी हूं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है। फिर भी हम इसको एक बार और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक सेल से क्या होता है, पूरे चार्ज जो होते हैं वो सर्किट के अंदर फ्लो होते रहते हैं। द सेल चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, और ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, और उस केमिकल एनर्जी को ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फैन है, हमारी ट्यूबलाइट्स है, ये सब चलने लगती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये सेल के अंदर, द वर्क डन बाय द सेल इन फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो इन द होल सर्किट वंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। यानी कि जब हमारे सेल में जो हमारा सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो रखे हुए हैं, मेटल कंडक्टर भी है, कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन वो चलाने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक सेल में और बैटरी में। अब देखिए ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। ओम्स लॉ से या तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है या थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ओम्स एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया कि कोई कंडक्टर वायर, इस तरह से हमने कोई कंडक्टर वायर ले लिया और इसके अंदर हमने क्या लगाया, एक सेल लगा दिया, ठीक है। और जो सेल लगाएंगे इसके अंदर तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगी। तो हमने बोला इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, क्योंकि करंट कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट फ्लो हो गई हमारी इस तरह से, इसके अंदर करंट फ्लो होती है। जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ओम्स ने क्या बताया, जितना ज्यादा करंट वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं उतना ज्यादा करंट बढ़ता जाता है। as many time increase voltage as many time increase current, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अभी मैंने 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, सेल लगा रखा है, उसके बाद मैं 3 वोल्ट लगा दूं, 5 वोल्ट लगा दूं, 6 वोल्ट लगा दूं, उसी रेशो में करंट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि V जितना जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना ही I इंक्रीज होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I। I प्रोपोर्शनल का मतलब है इंक्रीज होना, ऊपर की तरफ बढ़ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, ठीक है। तो ओम्स ने क्या बताया कि एक कंडक्टर वायर लिया, उसके अंदर बैटरी लगाई या सेल लगाया, उसके अंदर करंट फ्लो करती है, जितना टाइम्स करंट फ्लो, जितनी टाइम्स बैटरी वोल्टेज इंक्रीज होगी उतना टाइम उसमें करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें यह है कि उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि फिजिकल कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन, ये जो भी है वो सेम रहना चाहिए। अगर उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाएगी तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन वही रहनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या होना चाहिए, उस टाइम पे सेम रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है लिखना ओम्स लॉ में,
ठीक है। तो जब हमारी व्हेन फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन रिमेन द सेम, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसके वोल्टेज के अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, या आप इसको लिख सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V, और हम इसको लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब यहां पर जो ये प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनल है, इसको हमें आगे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, ठीक है, और एक लगाएंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने यहां पर जैसे V इज प्रोपोर्शनल टू I था, तो हमने प्रोपोर्शनल हटा के हमने लगा दिया एक कांस्टेंट R, और ये लगा दिया I। R क्या है, R होता है एक रेजिस्टेंस, यार क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो IR is equals to V, constant provide length, cross section and temperature of the conductor remain same, ठीक है। तो ये सेम रहेगा। अब देखिए, अब हमारा फॉर्मूला हो गया वो क्या हुआ, R क्या है, देखिए यहां से हम अपने 3 फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। क्या, एक तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव किया V इज इक्वल्स टू RI, एक हम कर सकते हैं I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, और एक हम कर सकते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें देखनी है। देखिए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर मैं V की वैल्यू 10 कर दूं, V की वैल्यू मैंने 10 की और करंट की वैल्यू मैंने 2 कर दी, तो रेजिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, 5। फिर V की वैल्यू मैंने 20 की और रेजिस्टेंस I की वैल्यू मैंने 4 की, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 5। ऑलवेज हमने देखा रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 5 5 5 5 5, ठीक है। तो 5 जो आ रहा है यानी कि रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अब हम इस दोनों के बीच में अगर एक ग्राफ बनाएं V और I के बीच में, यहां पर आप V और I इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहां पर I लिख दीजिए, यहां पर V, कैसे भी आप इसको दोनों तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो ग्राफ है ना, ये कई तरह से पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी वायर का नाम दे दिया जाता है, नाइक्रोम वायर है, उसके लिए ओम्स लॉ के रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाइए, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाइए। तो इस तरह से ये ग्राफ पूछा जाता है। अब जैसे जैसे यहां पर देखिए हमारा जो I है, I क्या है, 2 4 6 8, और यहां पर हमारा वोल्टेज है 10 20 30 40, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं जब 10 20 है तो कितना है, तब भी इतना है, उसके बाद भी 5, उसके बाद भी 5, हमेशा ये कैसा है, स्ट्रेट ही जाएगा। तो ये जो ग्राफ मिलता है हमें कैसा मिलता है, लीनियर। स्ट्रेट ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ हमें हमेशा मिलता है, ठीक है। तो ये कहलाता है एक तो VI ग्राफ। दूसरा होता है रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। अब अगर हम 1 ओम की डेफिनेशन बनाएं तो हमारी 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। इसको हमें ना रटना नहीं है, इसको ना हमें समझना है। क्या, इसको देखिए समझना कैसे है, 1 ओम कब होगा, जब हम देखिए इसको अगर वोल्ट जो हमारा, इसको हम 1 वोल्ट कर दें और करंट जो इसमें फ्लो हो रही है उसको हम क्या कर दें, 1 एम्पियर कर दें, ठीक है। करंट को हम कर दें 1 एम्पियर और वोल्टेज को अगर हम कर दें 1 वोल्ट, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों चीज को 1 1 कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। और उसी चीज को हमने यहां डेफिनेशन में लिख दिया कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is defined as when 1 volt potential difference is applied across the conductor and then current of 1 ampere flow through it। यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा कंडक्टर के अंदर, उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है, तो वो क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है, ठीक है। वो कंडक्टर का वो जो रेजिस्टेंस है वो कहलाएगा 1 ओम। तो आई होप सबको याद हो गई होगी अब ये डेफिनेशन, ठीक है। सबको याद हो गई होगी ये डेफिनेशन याद करने का तरीका क्या है, जब भी हमें कोई डेफिनेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, सबको 1 1 1 कर देंगे, और जब हम उसको 1 करेंगे तो वैसे ही हमारी, पर हाँ उसके लिए हमें यूनिट याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर हमें यूनिट याद नहीं होगी ना तो फिर हमें परेशानी हो सकती है, ठीक है।
तो ये था आपका ओम्स लॉ में। अब देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका जो सिंबल था वो ये था, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। ये रेजिस्टेंस क्या करता है एक्चुअली, ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को जो हम फ्लो कराते हैं ना उसको ना अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। अब देखिए कैसे अपोज करता है, जैसे मान लीजिए एक कोई पतली सड़क है, ठीक है, उस पर आप अपना व्हीकल लेकर जा रहे हैं, आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, आप अपनी स्कूटी से जा रहे हैं, ठीक है, तो जब पतली सड़क है तो उसमें लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जब उससे जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे ना, धीरे धीरे जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए आप वहां पर धीरे धीरे जाएंगे, और धीरे धीरे चलना है यानी कि करंट उसमें धीरे धीरे फ्लो होगी, ठीक है। और मान लीजिए कोई बहुत चौड़ी सड़क है और उसमें लोग भी कम हैं, तो आप क्या करेंगे, 100 की स्पीड से अपनी गाड़ी को लेकर चले आएंगे, यानी कि वहां पर रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। और वहां पर क्या था, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, यानी कि पतली सड़क में क्या था, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। और जो चौड़ी सड़क थी वहां रेजिस्टेंस बहुत कम था, आप फटाफट चले गए, निकाल दिया आपने अपनी मोटरसाइकिल या अपनी बाइक, अपनी स्कूटी, ठीक है, अपनी कार। तो क्या होता है, जहां रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, यानी कि जब पतली सड़क होगी तो टकराने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, टकराने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स टकरा टकरा के आगे जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब टकरा के आगे जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि यहां पर करंट कम है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ये बात समझ में आ गई सभी को, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, करंट का फ्लो होना कहता है, करंट फ्लो कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो हम कह रहे हैं जो सड़क पतली है, ये सड़क कितनी पतली है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो धीरे धीरे हो रहे हैं, टकराएंगे, एक दूसरे से टकराते हैं ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर सड़क पतली है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। और जहां पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, टकरा के जा रहे हैं, तो करंट कैसी जाएगी, करंट भी कम होगी, ठीक है, करंट कम फ्लो होगी, धीरे फ्लो होगी। और मान लीजिए जब ये चौड़ी रोड है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये टकराएंगे क्या आपस में, ये टकराएंगे नहीं, यहाँ जल्दी से चले आएंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी से चलेंगे, तो यहाँ पर जो करंट होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, बेसिकली रेजिस्टेंस जो करता है वो करंट को अपोज करता है, और वो कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस, जब आप कह रहे हो मैम, आप ये सोचोगे कि जब ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है कि अपोज कर रहा है करंट को, तो फिर हमें इसको लगाने की कहां जरूरत आ गई। सही बात है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये लगाने की कहां जरूरत आ गई, तो इसको मैं अभी आपको बताऊंगी कि कहां जरूरत आई हमें ऐसे लगाने की। तो पहले अपन चलते हैं फिर से रेजिस्टेंस पर। इन अ कंडक्टर व्हेनेवर करंट फ्लो टेक प्लेस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। जब करंट फ्लो होती है तो चार्ज फ्लो होने लगते हैं, ठीक है, कंडक्टर में। जब भी चार्ज फ्लो होते हैं वो कहाँ होते हैं, मेटल वायर में, या उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स में, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन दे आर अपोज टू फ्लो, दिस नोन इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और उस मोशन में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करती है, फ्लो करने से रोकती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होती है, इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, अभी हमने पढ़ा था ओम। क्या होती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, इसका सिंबल होता है आर, और इसकी यूनिट जो होती है वो ओम, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। ओम को आप, ये जो सिंबल होता है इसका, ये इसका सिंबल है, ठीक है, ये इसका सिंबल कहलाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और इसका सिंबल ये इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ये कहलाता है रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। कई बार आपके क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर्स पे ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक तो देखिए, एक हमारा जो हमारी जो सड़क है, मान लीजिए मैं सड़क वाला जो एग्जांपल दे रही थी आपको, वो इतनी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, अब ये सड़क मान लीजिए पतली भी है ना, ये सड़क पतली है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसकी लेंथ पर ये डिपेंड करेंगे, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करने लगेंगे,
ठीक है। अगर मैं इसका लेंथ और बढ़ा दूं, इसकी लेंथ में अभी तो इतनी थी, अब इतनी ज्यादा कर दूं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो करने लगेंगे, यानी कि उसका उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना रेजिस्टेंस था, अब जब लेंथ बड़ी कर दी तो और ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि जितने ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके अंदर, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ये एक पहला हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो ये हमारा एक फर्स्ट फैक्टर हो गया। ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या हो गया, अगर मैंने एरिया मैंने बड़ा कर दिया, यानी कि सड़क चौड़ी हो गई। ठीक है, तो जैसे सड़क चौड़ी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा। ठीक है, तो एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा ना, कम अपोज करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे उसको रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपोज कम करेगा, क्योंकि उसको एरिया ज्यादा मिल गया। जब ज्यादा एरिया मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम अपोज होंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो हमने एक दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, या रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो एरिया कम होगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तीसरा, जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ना ऐसे कोई तोल कर नहीं ले सकते हम, है ना, वो हम V और I से ही हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरह का मास होता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे, किस तरह का मटेरियल है, टंगस्टन का वायर है, कॉपर का वायर है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ये चीज तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत पूछा जाता है आपके 10th बोर्ड में कि रेजिस्टेंस जो होता है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये किस किस पर डिपेंड करता है। अब है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में एक आती है हमारी रेजिस्टिविटी। अब देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस है, रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव, जब हम रेजिस्टेंस का जो हमारा साइन है, जो हम दोनों कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, एक तो हमने लिया R इज प्रोपोर्शनल टू L और एक हमने ले लिया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक साइन आता है ये रो, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो जो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू, सॉरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस RA/L। ठीक है, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस और ये कहलाती है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसको रो, इसको हम बोलते हैं रो और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा, ये देखिए हमने सिंबल हटा दिया, ये हो गया R इज इक्वल्स टू रो L/A। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। अब ये रेजिस्टिविटी क्या कहलाती है, अगर हम इसमें हमारा एरिया को 1 मीटर पर स्क्वायर और लेंथ को हम क्या कर दें, 1 मीटर कर दें। ठीक है, एरिया को क्या लिखते हैं, 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को कर दें 1 मीटर, तो जो हमारी रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी और वो ही हमारी क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कोई भी डेफिनेशन जब हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 कर देंगे, उससे हमारी डेफिनेशन याद करना हमको इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम अब डेफिनेशन को याद कर लेंगे और आप सबको अब ये डेफिनेशन याद हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, यानी कि ये जो रेजिस्टिविटी है इसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए इसका जो हम साइन है, इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, देखिए ये हो गया रो इज इक्वल्स टू R
और यहाँ पर हो गया 1 मीटर पर स्क्वायर और ये हो गया 1 मीटर। इस मीटर से इस मीटर को कैंसिल कर दिया, ये क्या हो गया, आर को हम क्या लिख सकते हैं, ओम। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, और इसको क्या लिख बचेगा हमारे पास, मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, ओम मीटर। ठीक है, तो ये याद हो गया आप सबको। आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं, रेजिस्टिविटी किसे बोलते हैं, रेजिस्टर क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टर की यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। तो इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। अब देखिए दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही कॉम्बिनेशन से हमारे बोर्ड्स में ना क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओम्स लॉ सबको आना ही चाहिए क्योंकि ओम्स लॉ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। उसी तरह से ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, आइदर आपका कोई न्यूमेरिकल हो या कोई थ्योरेटिकल पार्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए एक जो हमारा वायर है ना, एक वायर हमने ले लिया, ये इतना बड़ा वायर है, ये वायर ये लिया, ठीक है, इसी के साथ मैंने एक वायर और ऐड कर दिया, इसी के साथ इसी की सीरीज में इसी के साथ मैंने एक तीसरा वायर ऐड कर दिया, इसी के साथ मैंने एक चौथा वायर ऐड कर दिया, सभी वायर को एक साथ ऐड कर दिया, सब वायर एक साथ, इस तरह से एक सीधा स्ट्रेट वायर बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, सीधा स्ट्रेट वायर बन गया। और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमने यहाँ वायर की जगह क्या लगा दिया, रेजिस्टर्स लगा दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये लगा दिया हमने सेल, ठीक है, यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर। ठीक है, ऐसे आप n रजिस्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है, सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया। ये पॉजिटिव जो बड़ा वाला चार्ज होता है, बड़े वाला जो टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होती है। करंट कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये तो हमको आता ही है, तो हमने करंट फ्लो कर दी यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखिए यहाँ का जो टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल का जो एक पार्ट है वो R1 के एक पार्ट से कनेक्ट है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल का जो दूसरा पार्ट है वो R3 के पार्ट से कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो ये बैटरी लगी हुई है, V वोल्ट की जो ये बैटरी लगी हुई है, इसका एक टर्मिनल तो R1 के एक सिरे से कनेक्ट है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल R3 के दूसरे सिरे से कनेक्ट है। यानी कि यहाँ पर अगर ये ऐसा होता कि इसके दोनों टर्मिनल इसी से ही कनेक्ट होते तो वोल्टेज सेम रहती, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, वोल्टेज डिवाइड हो गई। लेकिन करंट का क्या हो रहा है, देखिए करंट यहाँ गई, यहाँ पर से मैंने कोई करंट दी 10 एम्पियर, तो वो करंट 10 एम्पियर इसमें भी गई, 10 एम्पियर इसमें भी गई, 10 एम्पियर इसमें भी गई। तो यहाँ पर क्या सेम है, यहाँ पर सेम है करंट, यहाँ पर सेम है करंट I, इसमें भी करंट हो गई I, इसमें भी करंट हो गई I। और क्या डिफरेंट है, क्या डिवाइड हो गया, इसके अंदर डिवाइड हो गया वोल्टेज। तो वोल्टेज डिवाइड हो गया V1, यहाँ पर हो गया V2, यहाँ हो गया V3। और V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा IR, तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया IR1 वोल्टेज, यहाँ पर कितनी हो गई IR2 वोल्टेज, और यहाँ पर कितनी हो गई हमारी IR3 वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा क्या डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर करंट सेम है, वोल्टेज डिवाइड है इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो इन दिस कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस आर जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट एक जैसी है, सेम है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2, R3 क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने लिख दिया V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। यानी कि टोटल वोल्टेज अगर हमें निकालना है, टोटल वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू हमारी यहाँ से देखिए ये क्या है, IR1, I तो सेम ही है, प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यानी कि हम अगर इसमें n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R इक्विवेलेंट है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, V। ठीक है, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही था। अब V को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR, ये होता है।
अगर हमें इसको इक्वलेंट निकालना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ आई आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ठीक है, आई सब में से कॉमन ले लीजिए, आई सब में से हमने कॉमन लिया तो आई कैंसिल हो गया, ये आई, ये हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये तो आर इक्वलेंट कितना हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये हमारा आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें आर इक्वलेंट फॉर्मूला निकालना है, आर इक्वलेंट किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से हम निकाल देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसके अंदर करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अलग अलग होता है, यानी कि वोल्टेज अलग अलग होती है। हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी लिखी हुई है, सेम करंट फ्लो होती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल इतना होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और अप्लाइड वोल्टेज कितनी होती है, अलग अलग होती है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये कहलाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब देखिए, अभी तक हमारा क्या हो रहा था, एक वायर हमने लिया, उसी वायर से दूसरा वायर कनेक्ट कर दिया, उसी वायर से तीसरा, उसी से चौथा, इस तरह से एक स्ट्रेट वायर बना दिया। ठीक है, ये तो बात हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की। लेकिन हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, एक वायर लिया, उसके एक टर्मिनल से दूसरे वायर का एक सिरा और उसके दूसरे टर्मिनल से उसी वायर का दूसरा सिरा कनेक्ट कर देंगे। फिर ऐसे ही ये पैरेलल हो गए ना दोनों एक दूसरे के। फिर तीसरा तार लेंगे, उसके फर्स्ट टर्मिनल से तीसरे तार का फर्स्ट एंड और सेकंड टर्मिनल से उस तार का सेकंड एंड, इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर किया हुआ है, और हमने क्या लगा दिया, एक वोल्टेज लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, एक सेल लगा दिया हमने यहाँ पर। अब जब हम यहाँ पर सेल लगा देंगे तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर करंट फ्लो होगी। करंट जैसे ही फ्लो होगी, करंट जाएगी यहाँ। तो देखिए करंट क्या हो रही है, करंट के जाने के अब तीन रास्ते हो गए। पहले करंट कैसे जा रही थी, यहाँ पर ये सेम सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सेम ही करंट जा रही थी, लेकिन यहाँ जैसे करंट जाती है तो कंफ्यूज हो रही है, अब मैं कहाँ जाऊं, है ना, क्या हो रही है, कंफ्यूज हो गई। करंट को रास्ता मिल गया जाने का, जैसे पानी को जाने का रास्ता मिल जाता है अलग अलग तरीके से। जहां पर ढलान होती है ऊंचाई से नीचाई तक पानी जाता है, तो जहां पर ढलान होती जाती है पानी वहां बढ़ता जाता है। वैसे ही जो करंट है वो भी यहाँ पर जाने के उसके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। तो यहाँ पर करंट क्या हो गई, I1, यहाँ पर करंट हो गई I2, यहाँ पर करंट हो गई I3। यहाँ पर जो करंट है वो डिवाइड हो गई। लेकिन देखिए पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, वोल्टेज देखिए, वोल्टेज इसका एक सिरा इसके एक एंड से यहाँ पर कनेक्ट है और इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे एंड से यहाँ कनेक्ट है। फिर से देखिए R2 में, देखिए R2 में इसका एक सिरा यहाँ कनेक्ट है, इसका एक सिरा यहाँ कनेक्ट है। फिर से तीसरे में भी देखिए एक सिरा यहाँ कनेक्ट है और दूसरे टर्मिनल से दूसरा कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज सेम है लेकिन करंट क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। वोल्टेज शुड बी सेम, करंट शुड बी डिफरेंट। तो ये क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। यहाँ पर अगर मैंने कोई करंट दी 10 एम्पियर की, तो मान लीजिए यहाँ पर चली गई 3 एम्पियर, यहाँ पर चली गई 4 एम्पियर और यहाँ पर बची कितनी 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितनी बची 3 एम्पियर, यहाँ पर आ गई 3 एम्पियर। तो करंट क्या हो गई, डिवाइड हो गई यहाँ पर। तो करंट डिवीजन रूल भी बोलते हैं इसको, करंट डिवाइड करना भी बोलते हैं इसको। तो ये कहलाता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमारा I1, I2 और I3 हमारा क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या सेम है, वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज V रहेगी, यहाँ पर भी वोल्टेज V रहेगी, यहाँ पर भी वोल्टेज V रहेगी। अगर हम यहाँ पर I निकालें तो हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर I निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम टोटल करंट अगर हम इस पे निकालेंगे, यहाँ पर I1 है, ठीक है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, ये I2 है और ये I3 है, ये करंट यहाँ जा रही है। करंट ऐसे फ्लो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हमारी टोटल करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन, वोल्टेज सेम रहेगा R2 और V अपॉन R3 यहाँ पर। तो हमने सबको सम कर लिया। अगर हम इक्वलेंट निकालेंगे, R इक्वलेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करेंगे तो I की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, V अपॉन R इक्वलेंट, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, V कॉमन। हमने V कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आ गया, V से V कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप मैं यहाँ लिख देती हूँ,
ये देखिए v मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरा बचेगा 1/r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस यहाँ से ये v भी कॉमन ले लिया 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इस v से इस v को कैंसिल कर दीजिए, देखिए यही वाला स्टेप आ जाएगा 1/r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये आ गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R इक्वलेंट अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा 1/r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। इस तरह से n r तक भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? ठीक है, पावर के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है रेजिस्टर। क्या इंपॉर्टेंट होता है? रेजिस्टर। एक कंडक्टर वायर लिया, उसके अंदर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसके बीच में एक मैंने क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, और इसके अंदर क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर क्या होगा? वर्क होगा, फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। उसको हम क्या कहते हैं? ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स लग के, यानी कि जो फैन है, फैन कैसे वर्क करेगा? फैन क्या करता है? फोर्स लगता है, फैन मूव करता है और वो डिस्प्लेस्ड होता है, यानी कि अपनी जगह पर रोटेट होता है। डिस्प्लेस हो रहा है यानी कि उसमें रोटेशन हो रहा है, तो उसने कुछ वर्क किया और वो क्या कहलाता है? उसका वर्क डन कहलाता है। ठीक है, और वर्क डन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है? W/Q इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, वोल्टेज के। ये बात हम पढ़ चुके हैं। W/Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? V। अब ये जो हमारा W/Q होता है वो हमारा क्या होता है? V। और Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? I इज इक्वल्स टू होता है हमारा Q/T, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ करंट हम पढ़ चुके ना, स्ट्रेंथ ऑफ करंट वो दीवार वाला पढ़ा था, दीवार में से क्रॉस सेक्शन है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये हमने पढ़ा है ना। तो I इज इक्वल्स टू Q/T। फिर से मैं आपको याद दिलाती जा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से। आपके बोर्ड्स एग्जाम जल्दी आने ही वाले हैं, तो आपको याद होना चाहिए फटाफट। I इज इक्वल्स टू Q/T, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू QV, ये हो गया QV, और Q को हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू T यहाँ से, तो I इंटू T इंटू V, ये कहलाता है हमारा वर्क डन। ये तो बात हो गई हमारा कितना वर्क डन हुआ। दूसरी बात होती है पार क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 बाइक आपके पास हैं, एक बाइक है वो 10 सेकंड में 5 मीटर जाती है और दूसरी बाइक 10 सेकंड में 10 मीटर जाती है। तो कौन सी बाइक पावरफुल हुई? जो 10 सेकंड में 10 मीटर जाती है। ठीक है, एक तो 5 मीटर ही जा रही थी, ठीक है, और एक क्या जा रही थी? 10 मीटर जा रही थी। तो जो ज्यादा टाइम के लिए जाती है, ज्यादा टाइम, जिसने टाइम कम लिया, ठीक है, जो टाइम कम ले रही है वो क्या हो गई? ज्यादा पावरफुल हो गई। ठीक है, तो वो ही क्या कहलाती है? हमारी पावर कहलाती है। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन अ इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डिवाइस। यानी कि हम वर्क डन में किसका डिवाइड लगा दें? टाइम को डिवाइड कर दें, यानी कि कितने टाइम में एक बाइक एक टाइम में 5 सेकंड जा रही है और दूसरी बाइक उसी टाइम में 10 सेकंड जा रही है, तो वो ज्यादा जा रही है उसी टाइम में, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी मशीन, उसकी जो मशीन है वो ज्यादा अच्छी है। हम यही कहेंगे ना, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है? उसकी पावर ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो उसी टाइम में ज्यादा चल रही है। वो क्या कहलाती है? उसकी पावर कहलाती है। तो यही हमने डेफिनेशन लिखी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन अ इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट का फ्लो होना पर यूनिट टाइम, वो कितना वर्क कर रही है, इट डिफाइंड एज द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, तो ये तो हमारा था वर्क डन की बात, ये मैंने अभी आपको समझाई थी। W इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ गया वर्क डन। सो द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो क्या कहलाता है? हमारा पावर कहलाती है, पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो हम क्या करेंगे? पावर के लिए उसमें हम क्या करेंगे? वर्क डन में हम क्या कर देंगे? डिवाइड लगा देंगे टाइम का। वर्क डन में हमने टाइम का डिवाइड लगाया, और वर्क में क्या फॉर्मूला होता है हमारा? I, ये रहा हमारा फॉर्मूला, I इंटू डेल T इंटू V अपॉन T। तो T से T कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? I इंटू V। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? V इज इक्वल्स टू V इंटू I, P इज इक्वल्स टू V इंटू I। अब देखिए वर्क जो होता है, वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? जूल। ठीक है, यहां पर जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा? पावर का जो फॉर्मूला होगा इसको हम लिखते हैं वोल्ट इंटू
जो एम्पियर आएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर, एक फॉर्मूला हमारा आ गया इसका, भाई V का क्या हो गया वोल्ट, और इसका हो गया एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर पार। लेकिन हम इसका जो एक फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, यूनिट क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट हम लिखते हैं वॉट। क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट होती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब एक टॉपिक और है आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, जब मैंने आपसे बात की थी कि जो रेजिस्टेंस होता है, हम फिर से उस बात पर आते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप ये सोचेंगे कि मैम जब रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है तो इसकी जरूरत कहाँ है ना। तो इसकी जरूरत है, आप देखिए इसको मैं आपको समझाती हूँ। क्या होता है, हमने एक कंडक्टर वायर लिया, उसके अंदर हमने एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी हमने लगा दी, और ये रजिस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, लोड। इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, हीटर हो सकता है कोई, ठीक है, मान लीजिए ये कोई हीटर है, ये कोई हीटर हमने लगा दिया है। अब क्या हो रहा है, बेसिकली यहां से जैसे ही करंट फ्लो करती है तो यहाँ पर जो हमने वायर लिया है वो तो एक नॉर्मल वायर ले लिया हमने, लेकिन जो रेजिस्टेंस का वायर होता है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब टकरा टकरा के जाएंगे, टकरा टकरा कर जाएंगे, जितना ज्यादा टकराएंगे उतनी ज्यादा इसमें क्या होगी, हीट एनर्जी पैदा होगी, है ना, उतनी ज्यादा इसके अंदर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और ये जो हीट प्रोड्यूस होगी, अब जितना लंबा इसमें और रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो उतनी ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, करंट क्या होगी इसके अंदर फ्लो करने लगेगी, टकरा टकरा के इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही टकराते जाएंगे इसके अंदर, जैसे ही करंट फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर टकराएंगे। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस इसको अपोज करता है रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराते जा रहे हैं, और जितने ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो हीटअप होगा। आपने देखा है हीटर, ठीक है, अभी अब विंटर्स में हम यूज करते हैं हीटर को, तो हम क्या देखते हैं, अब तो आजकल तो दूसरे और भी तरह के हीटर्स आने लग गए, लेकिन पहले अभी भी आते हैं, घरों में होते हैं वो वाले हीटर्स, उसकी जो कॉइल होती है वो एकदम रेड हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो इतने ज्यादा टकराते हैं जिससे क्या होता है, वो एकदम रेड हो जाता है, और वो क्या करता है, जलने लगता है, और उसमें ना हीट प्रोड्यूस हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कोलाइजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और वो हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। और कुछ जो हीट होती है वो तो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, वो नेचर में हमारी वो जो हीट है वो लॉस्ट हो जाती है, और जो हीट होती है वो हमको हीट के रूप में हमें मिलती है, ठीक है। हम उसको, अगर हम उसके पास जाते हैं तो हमको गर्म फील होता है। तो वो जो हीटर है वो कैसे बना, उस लोड के कारण, उस रेजिस्टेंस के कारण। तो ये होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल और बैटरीज, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जैसे ही इसके अंदर हम एक बैटरी और सेल लगाएंगे, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर गेट मूविंग इन डिफाइनाइट डायरेक्शन, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके अंदर फ्लो करने लगेंगे। ड्यूरिंग देयर मोशन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलाइजन विद द आयंस और एटम ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंडक्टर। और जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करने लगेंगे तो वो जो रजिस्टर में ऑलरेडी वहां पर एटम्स और आयंस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे क्या होंगे, ये कोलाइड होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होंगे, और फिर क्या होगा, some energy of electron get lost in the process which is appear from the heat energy. This effect of electric current known as heating effect of electric current. अब ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉन का हीटिंग इफेक्ट। अब ये प्रोसेस किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये प्रोसेस एक तो डिपेंड कर रहा है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, एक उसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे। द वर्क डन इज कन्वर्टेड बाय हीट, अब उसमें वर्क ही तो हो रहा है, ये कोलाइजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि उसमें वर्क डन हो रहा है, उसने काम किया, किसने, इलेक्ट्रॉन्स ने, इलेक्ट्रॉन्स उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वर्क डन हो रहा है, वो वर्क कितना हो रहा है, हमें फॉर्मूला पता है, W इक्वल्स टू वी आई, और V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, हमने यहाँ पुट कर दिया है फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, आई स्क्वायर आर, इतनी हीट हमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये होगा हमारा
किसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारा हो गया हीट का फॉर्मूला। अब ये हीट हमारी किस किस पे डिपेंड करती है, उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, उसमें जो करंट फ्लो करती है उस पे डिपेंड करती है, प्लस उसमें जो हमारा टाइम लग रहा है उस पर भी वो डिपेंड करती है। तो ये जो हीट का फॉर्मूला है ना, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो इसको ना कई बार ना अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है। कैसे, जैसे आई स्क्वायर आर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, और आई इंटू आर क्या होता है, वी होता है, तो H इज इक्वल्स टू वी, आई इंटू आर क्या होता है, वी, तो वी आई। और किस पे डिपेंड करती है, ये हीट डिपेंड करती है उसके टाइम पर, कितना टाइम लग रहा है, तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है डेल टी, यानी कि ये भी एक फॉर्मूला होता है किसका, हीट का। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, किस किस पे डिपेंड करती है हीट डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पे, जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी उस पे, उसके रेजिस्टेंस पे, और कितने टाइम में वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उस पे। तो एक फॉर्मूला होता है ये, और दूसरा फॉर्मूला होता है ये। न्यूमेरिकल्स में कई बार आपके इस तरह का फॉर्मूला भी यूज किया जाता है और इस तरह का भी फॉर्मूला यूज किया जाता है। कई बार आपको डायरेक्ट करंट और वोल्टेज दे दिया जाता है, सॉरी करंट और रेजिस्टेंस दे दिया जाता है, कई बार आपको डायरेक्ट उसमें वोल्टेज, करंट और टाइम इस तरह से भी दिया जाता है। वोल्टेज दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई फॉर्मूला तो हमारा ये था, ये तो आया ही नहीं, तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूलेज बताए, ठीक है। तो अब बाकी हमने वही लिखा हुआ है कि ये किस पे डिपेंड करता है हीट, एक तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एक उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कितना, सॉरी टेम्परेचर नहीं, उसके टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम इंटरवल, ठीक है, कितनी देर में कितनी करंट फ्लो कर रही है उस पे डिपेंड करता है। तो ये हमने तीनों को मिक्स करके हमने लिख दिया, जो हीट है वो हमारी किस किस पे डिपेंड करती है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे, उसके टाइम इंटरवल पे, और इसका जो यूनिट होता है वो होती है जूल। क्या होती है, जूल होती है। तो ये होती है इसकी यूनिट। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा, पूरे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, इसमें कोई भी टॉपिक हमारा रहा नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, उसके बाद आप इसमें और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको और डाउट्स हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट वेरी कंटिन्यूअसली, डज नॉट चेंज, रिड्यूस सब्सटेंटली, इंक्रीज हैवीली। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, इसका मतलब आपने देखा है कई बार घर में शॉर्ट सर्किट होता है, बहुत ज्यादा करंट बहुत तेज फ्लो होती है, उसके कारण क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कहते हैं ना पावर बहुत ज्यादा आ रही है, करंट बहुत तेज फ्लो हो रही है, तो है ना जो अपने हैवी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि गीजर है, फ्रिज है, टीवी है, हम कहते हैं कि इनके स्विचेस हटा दीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये सब का फ्यूज उड़ जाएगा, ये सब खराब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर है इंक्रीज हैवीली, उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series, तो सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमने कर दिया। 2 bulbs जो हैं हमारे यहाँ पर, ये बल्ब्स हैं, ये एक 100 watt का है और एक 40 watt का है, इसको बल्ब बना दीजिए, मैंने रेजिस्टेंस बना दिया, ये देखिए ये बल्ब बन गया। द करंट थ्रू द 100 watt बल्ब इज 1 एम्पियर, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर इसने बोला 100 watt में 1 एम्पियर करंट जा रही है, तो ये बताना है द करंट थ्रू द 40 watt बल्ब विल बी, तो इसके अंदर कितनी करंट जाएगी, भाई सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में अगर इसमें आई करंट जा रही है तो इसके अंदर भी वही करंट जाएगी जो इसके अंदर जाएगी, है ना, बात समझ में आई। सीरीज में अगर इसमें 1 एम्पियर करंट जा रही है तो इसके अंदर भी कितनी एम्पियर करंट जाएगी, 1 एम्पियर, तो आंसर क्या होगा हमारा डी, 1 एम्पियर, ठीक है, समझ में आ गया। करंट सेम होती है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, राइट द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अभी हमने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डेल टी। इसको आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली, आप इसमें बता सकते हैं कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है ये क्या होता है, इसका डायग्राम बनाएंगे आप, और इसमें आप क्या समझाएंगे ये किस किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, उसके रेजिस्टेंस पे और उसके टाइम इंटरवल पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। और ये इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, जूल। देखिए इसमें देखिए जूल्स लॉ लिखा हुआ है
है ना, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे ना जूल, उन्हीं के नाम पर हमने इसका सिंबल बना, इसकी यूनिट बना दी जूल। तो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना, हीटिंग इफेक्ट है, जूल्स लॉ है, क्या है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96000 कूलम ऑफ चार्ज इनटू 2R थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है, क्या पूछा गया है हमसे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। हमें क्या निकालना है, हीट निकालनी है। जब हमारे पास चार्ज दिया हुआ है क्यू चार्ज हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, इतना कूलम चार्ज दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। तो टाइम को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में, 2 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 40 वोल्ट। तो देखिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन है हमारे पास, Q लिखा है, V हमारे पास है, 2 आवर को मैंने कन्वर्ट कर लिया है सेकंड में, तो ये आ गया आपका 7200। ठीक है, अब हमारे पास हमारा फॉर्मूला क्या होता है हीट का, हीट जनरेटेड। देखिए हीट का मैंने आपको बताया था अभी, हीट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ये आपका I²RT, है ना, और एक होता है V की फॉर्म में, क्योंकि हमें वोल्टेज दिया हुआ है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है VIT। ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला लेना है वो लेना है ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लेना है। तो हमारे पास V है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास करंट नहीं है, I हमें निकालना है। और I कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल्स टू Q/T। ठीक है, तो हमारे पास Q है और हमारे पास T है, तो उससे हम I इज इक्वल्स टू Q/T से हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो हमारा आ गया 40/3 एम्पियर, इतनी करंट आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में H इज इक्वल्स टू हीट निकालनी है, क्योंकि हमें H इज इक्वल्स टू VIT हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर पुट किया, तो हमारा आ गया हीट इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये इतनी जूल, यूनिट जरूर लगानी है आपको। ठीक है, इतना जूल ये हीट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर एक तो पैरेलली कनेक्ट होता है सर्किट के अंदर। फर्स्ट कंडीशन कि वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज ड्रॉप मेजर करता है, मेजर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, और ये कैसा कनेक्ट होता है, पैरेलल। ठीक है, तो दो चीज आपको लिखनी है, एक तो ये पैरेलली कनेक्टेड होता है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ये वोल्टेज ड्रॉप मेजर करता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम आपको गिवन है, प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें पता है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हमारी करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, और वोल्टेज क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज कितनी रहेगी V, यहाँ पर भी हमारी वोल्टेज कितनी रहेगी V, यहाँ पर भी हमारी वोल्टेज रहेगी V। तो I1 कितना हो जाएगा, V/R1, I2 V/R2, ये अभी हम कर चुके हैं, V/R3, और ये हो जाएगा V/Rn। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल अगर हम निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा I/R इक्वलेंट, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर करंट I1। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, वोल्टेज V/R इक्वलेंट, V/R इक्वलेंट, तो ये हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 अप टू V/Rn। ठीक है, V सबसे कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 1/Rn। तो ये हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है। अब हमसे क्या पूछा है, इसी सर्किट में अगर इन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच आर जॉइंड इन पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि 2 रजिस्टर वायर ले लीजिए, यहाँ से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये, और कनेक्ट है हमारी 6 वोल्ट की बैटरी से। यहाँ पर ये 6 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट हो गए इस तरह से। ठीक है, तो ये 12 ओम और ये भी 12 ओम, तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। 1/R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, देखिए 1/R1, ये R1 है और ये R2 है, और ये वो बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की।
तो फाइंड द करंट, ड्रॉ द बैटरी। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, आई हमें फाइंड करना है। तो 1 देखिए ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें ही हमने पुट कर दिया 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना है 12, 1/R2 भी कितना है 12, तो ये कितना हो गया 12, ये हो गया 1 + 1, ये हो गया 2/12, यानी कि ये कितना हो गया 1/6, यानी कि 1/R इक्वलेंट कितना हो गया 1/6। अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि हम इसको R इक्वलेंट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6। ठीक है, R इक्वलेंट आ गया 6, V हमारे पास है 6 वोल्ट, R भी हमारे पास क्या है 6। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो R हमें क्या निकालना है, करंट, I इज इक्वल्स टू V/R, यानी कि 6/6, यानी कि 1 एम्पियर। यूनिट जरूर लिखना है। तो हमारा आंसर आ गया 1 एम्पियर। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किससे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस इज 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शो इन द सर्किट। हमें ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम, और बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 20 ओम। ये हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ मीटर लगा हुआ है, वो तो सीरीज में लगा हुआ है, ये की है, यानी कि सर्किट ऑन है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट थ्रू द सर्किट। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन। गिवन हमें क्या क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप, ट्वेंटी ओम, और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 4 ओम। ठीक है, अब दोनों के दोनों देखिए कहाँ कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, और हमें पहले क्या निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वलेंट का R1 प्लस R2। ये बात आ गई समझ में, तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं, तो पहला हमारा निकल जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है 20 + 4, यानी कि 24 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 24 ओम। एक तो ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरा हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो हमें और क्या गिवन है, हमें वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा 6 वोल्ट गिवन है हमको। तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया, वोल्ट हमें गिवन है हमारा ओम्स लॉ से। ठीक है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। हमें क्या निकालना है, करंट, I इज इक्वल्स टू V/R। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, V कितना है 6 और ये कितना है 24, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 0.25 एम्पियर। करंट को किस में लिखते हैं, एम्पियर में, तो करंट कितनी आ गई हमारी 0.25 एम्पियर। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। हमने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कर लिए हैं, पूरे टॉपिक्स हमने यहाँ पर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपके जो भी डाउट्स हैं यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।